अस्सलाम वालेकुम। सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फ़ातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि दूसरों की तरफ से हमें बिहेवियर अच्छा नहीं मिल रहा होता है, लेकिन हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हो सकता है वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो, किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हों जिसकी वजह से उनका मूड इस तरह का हो या बिहेवियर इस तरह का हो और उनको रियलाइज़ भी ना हो रहा हो। इसलिए अपने बिहेवियर को इन चेक रखें और उनके लेवल पर मत जाएं। अपने बिहेवियर को सही रखें, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए उस सिचुएशन से, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें और फिर दोबारा उस सिचुएशन के साथ या उन लोगों के साथ डील करने की कोशिश करें और यकीनन इससे थोड़ा बेहतर हो जाएगा काम। सॉल्व तो नहीं होते प्रॉब्लम्स, लेकिन बेहतर ज़रूर हो जाते हैं। इसलिए बगैर किसी वजह के अपना मूड नहीं ख़राब करें और स्पेशली किसी और की प्रॉब्लम्स की वजह से अपना मूड नहीं ख़राब करें। हो सके तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। बी ए लिस्निंग ईयर टू दैम। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदे 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 25 डिग्रीज़ रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 8 डिग्रीज़। बारिश के अमकानात अगले 10 दिन में 0% हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपको पता है इज़ अ बिग कंसर्न एट द मोमेंट। फॉग और स्मोक की वजह से काफ़ी इश्यूज़ पेश आ रहे हैं, स्पेशली ब्रीदिंग इश्यूज़ लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। हर कोई कंसर्न है, बट आप कोशिश करेंगे स्पेशली जिन वक्तों में स्मोक ज़्यादा होती है, जो कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि उस वक्त बाहर ना जाएं, अवॉइड करें बाहर जाना। और अगर आपको बाहर जाना पड़ ही रहा है, टाइम गुजारना पड़ रहा है, तो अपने फेस को कवर कर लें। कोशिश करें कि अवॉइड करें, लेकिन नहीं कर सकते तो फेस को ज़रूर कवर कर लें। साथ ही साथ अगर मैं यूवी इंडेक्स की बात करूं तो अभी यूवी इंडेक्स जो है वो 2 है और 11 बजे से लेकर 2 PM तक ज़्यादातर अगर आपने स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट में निकलना है तो सनस्क्रीन लगाए बगैर बिल्कुल मत निकले। हम चाहते हैं कि आप जिस तरह से अंदर से ग्लो करते हैं वैसे ही आपकी स्किन भी ग्लो करे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ हवा की तो 0 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से हवा चल रही है और विजिबिलिटी 805 मीटर्स है, जो कि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ी कम है, थोड़ी सी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आप लोग कहीं पर जा रहे हैं और उसके ट्रैफिक में फंस जाते हैं, किसी वजह से आपका जो है इंतज़ार आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्टेड व्यू की वजह से बहुत सारी मसले जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर भी कोशिश करनी है कि स्पीड नहीं करें। नो मैटर व्हाट, आप लेट हो रहे हैं आप कॉल करके बता दें उनको जी कि हम लेट हो जाएंगे, लेकिन स्पीड बिल्कुल मत करें। अपनी और दूसरों की जान को ख़तरे में नहीं डालें। और ऑफ कोर्स हर सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज के साथ, एक अच्छी सोच के साथ। तो जी एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। आज का मेरा मैसेज ये है, देखना लायानी बातों से भी इज्तिनाब करना, लायानी कामों से भी इज्तिनाब करना। जैसे कि इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी की हुस्न इस्लाम की सबसे बेहतरीन अलामत ये है कि वो लायानी बातों से इज्तिनाब करे। अगर कोई बात, किसी बात की ज़रूरत है तो गुफ्तगू कर ले, वरना हत्तल इम्कान खामोशी ही इख्तियार करने में बेहतरी होती है। आजकल हम घंटों लायानी बातों में ज़ाया कर देते हैं। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन यही लायानी जो हमने वक्त लायानी बातों में वक्त गुजारा था, ये क़यामत के दिन वबाल का सबब बनेगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी लायानी बातों से भी, लायानी कामों से भी इज्तिनाब की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो जी इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और कोशिश करेंगे कि पूरा दिन अच्छा गुजारने की कोशिश करें। एंड प्राइमरीली अगर आप अपना दिन अच्छा गुजारना चाहते हैं तो उसमें कोई ऑप्टिमल सिचुएशंस नहीं होती हैं। ऐसे नहीं होता कि हर चीज़ जैसे आपने प्लान आउट किया हुआ है, जैसे आपने सोचा हुआ है वैसे ही हो जाएगा। ये चीज़ नहीं हुई तो भई आज का दिन तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, या कोई भी चीज़ हो या कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन एक्चुअली माइंडसेट मैटर करता है। अगर आप अपने माइंडसेट को करेक्ट कर लें कि जो मर्ज़ी हो, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हों, चाहे दिन ऐसा गुजरे या जिस तरह से मैंने प्लान किया है उस तरह का गुजरे या उस तरह का ना भी गुजरे, तो मैं अपने आप को
फिर भी अच्छे मूड में रखूँगा या रखूँगी, और कोशिश करेंगे कि अपने आप को मेंटली जो है बिल्कुल सही रखें, मेंटली खुश रखें, अच्छी चीज़ें करें, अच्छी चीज़ें सोचें, क्योंकि जिस तरह से आप सोचते हैं वैसा ही एट द एंड ऑफ द डे आपका दिन जो है वो टर्न आउट करता है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है ट्रैफिक की अपडेट बहुत ज़रूरी है, आपको बताना है कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, ताकि आप लोग उसी तरह से अपने रूट्स को प्लान आउट कर सके। वकास हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। कैसे हैं आप वकास? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वकास बताइएगा आज क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? फातिमा, आज ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो शेखुपुरा रोड जो है वो सबसे ज्यादा आज मुतासिर लग रहा है कि खुड़ियावाला के से लेके शरियावाला तक जो है वो 2 से 3 गाड़ियां जो बड़े डंपर्स रात गए से खराब खड़े हैं वहां पे, उसकी वजह से खुड़ियावाला लाहौर से फैसलाबाद आने वाली ट्रैफिक जो है वो आज मुतासिर है और सुसरवी का शिकार भी है घाटवाला टोल प्लाजा से खुड़ियावाला के दरमियान। जबकि अगर बात की जाए नॉर्मल हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन, चूंकि आजकल कंस्ट्रक्शन का सीजन है और तामीराती काम जारी है, तो सरगोदा रोड और समुद्री रोड इन दोनों शाहराहों पे जो है ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। सिंगल रोड जो है आज के दिन बंद रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि शायद आने वाले 2 दिनों में जामिया चिश्तिया चौक से लेके बोले की झुग्गी तक जो है तमाम तर ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, या तो मिल्लत रोड पे या फिर दूसरा ऑप्शन ट्रैफिक पुलिस के पास होगा जेल रोड का। इसी तरह अगर समुद्री रोड रोशनवाला झाल की बात करें तो रोशनवाला झाल और इसके बाद का एरिया, जबकि सत्याना रोड पे मछली फार्म वाला हिस्सा और इसी तरह जड़ावाला रोड पे सेंट्रल जेल का एरिया जो है, यहाँ पे ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहेगी आज, चूंकि पैच वर्क जो है वो जारी है, कहीं तो कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। बाकी सूसा रोड जो हमारा सबसे अहम रोड है, वहाँ एक स्पीड ब्रेकर जो है उसकी रिकंस्ट्रक्शन जारी है, जिसकी वजह से सूसा रोड की तरफ जाने वाली जो रास्ता है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल को, वो थोड़ा मुतासिर रहेगा। आज ट्रैफिक जो है वहाँ भी सुस्त रवि का शिकार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए, और बहुत ही ज़रूरी अपडेट। आपने अपने रूट्स जिस तरह से भी प्लान आउट करने हैं, ये माइंड में रख के कीजिएगा कि कौन से रास्ते खुले हैं और कौन से बंद हैं, ताकि आपको ताख़ीर का सामना ना करना पड़े, ट्रैफिक जैम्स में ना फंसना पड़े। और डेफिनेटली जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। नो मैटर व्हाट, स्पीडिंग आप मत करें। अगर आप लेट हो रहे हैं बता दें वहाँ पर, लेकिन स्पीड मत करें, चाहे आप मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं चाहे गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस भी व्हीकल पर, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करें। अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है फैसलाबाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ इश्यूज़ को हाईलाइट करें, करंट सिचुएशन के बारे में बात करें, बल्कि एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चीज़ों को लेकर आएँ। और जब तक डिस्कशन नहीं होता, जब तक बात नहीं होती, चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं होती, तब तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और बहुत ज़रूरी है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि रोशनी डालें डिफरेंट इशूज़ के ऊपर और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करें। एंड ऑफ कोर्स खुशहाल पाकिस्तान होगा तो जी सब पाकिस्तानी भी खुश होंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, सवालात हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फ़ोन उठाएं, जल्दी से कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। तो जी बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ जल्दी से। सबसे पहले तो जी फिरदौस राय साहिबा जो कि MP हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। फिरदौस साहिबा जब भी आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है आप। और ऑफ कोर्स साथ ही साथ उमैर अजमत भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको भी उमैर वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपनी बिजी रूटीन्स में से वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो के लिए। ऑफ कोर्स सीरियस गुफ्तगू कई दफ़ा होते हैं कि ना की जाए, लेकिन क्योंकि हमारा मुल्क फैसलाबाद की अगर हम बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि लोगों के लिए, आवाम के लिए कंसर्न्स होते हैं और एज जर्नलिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके जो सवाल हैं वो हम आगे लेकर आएँ, उनके जो कंसर्न्स हैं हम आगे लेकर आएँ। स्पेशली अगर हम बात करें महंगाई के हवाले से, तो आप, मुझे पता है आप मुझसे पहले पूछ रही थी लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बताएं। किसी को क्रिटिसाइज़ करना पर्पज़ नहीं है, सिर्फ पर्पज़ ये है कि आवाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या आने वाले वक्त में हमें महंगाई का ये जो दबाव है, ये जो ज़ोर है, ये टूटते हुए नज़र आएगा। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी थोड़ी उदास हो रही थी कि बड़े दिन हो गए मैं सिटी 41 पे नहीं गई तो कल हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जब मुझे कल कॉल आई तो आई वाज वेरी हैप्पी और मैंने अपना पूरा स्केड्यूल जो था उसको फिर थोड़ा चेंज किया। देखिए, आप कह रही हैं कि सवाल पूछना या सवाल करना, या जबकि हम खुद उस माशरे का हिस्सा हैं, मैं खुद उसी मतलब पब्लिक डीलिंग में हूँ और पाकिस्तान फैसलाबाद में पली बड़ी हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि हम और आप ये जो हालात जा रहे हैं इनसे हम बेखबर हों?
और बेखबर नहीं होना चाहिए। तो आजकल तो वैसे ही मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उसके अलावा भी मैं तो हर वक्त हर शहरी को ये कहती हूँ, हर खातून और हर मर्द को ये कहती हूँ कि काइंडली आप अपने जो पाकिस्तान है उसके हालात हाजरा का आपको पता होना चाहिए। देखिए कल को हमने वोट देने हैं, हमें पता होना चाहिए हमारे क्या हालात हैं, पिछली हुकूमतों ने क्या किया, करंटली हम क्या कर रहे हैं और आइंदा हमने क्या करना है। यही चीज़ है जिसके लिए हम एजुकेशन को फोकस करते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को, मुआशी और तमाम चीज़ों को फोकस करते रहते हैं। तो इससे अनॉय होने की कोई वो नहीं है, या हम आपको कहें कि आप क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं। देखिए चीज़ें वही होती हैं, आपको पता है वैसे भी ऑन द होल भी आप जब कोई आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो आपने वेदर से बात शुरू करनी है, आपने करंट अफेयर्स पे बात करनी है। मौसम कैसा है? यस, मौसम कैसा है, ये तो आपको वैसे ही ट्रेडिशनली और मतलब होता है कि जब बात शुरू करें तो हम इन्हीं बातों से शुरू करें। तो आई एम ग्रेटफुल कि आप मुझे हमेशा ये खुशी होती है कि हमारे मीडिया के लोग, स्पेशली सिटी 41 के, वो जब फैसलाबाद के हवाले से बात करते हैं जहाँ पे मसाइल हैं, और आप अपने लिए तो नहीं करते, वो चीज़ जो पब्लिक डीलिंग में हम लोग कर रहे हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि मैं ऑलवेज आम विद यू, मेरे ये छोटे बच्चे हैं, आप लोग सारी हैं, तो ये चीज़ें मुझे इंस्पायर करती हैं बजाय इसके कि अनॉय करें। तो बात ये है कि बात आपने की महंगाई की, नो डाउट महंगाई है, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन जहाँ भी जो इस किस्म के हालात होते हैं हम मिल के उनको उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मूड होता है ना, मूड आई मीन हमारी जो सोच है वो ये होती है कि हम क्रिटिसाइज की तरफ चल पड़ते हैं, जो आप बात कर रही हैं। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अब हमें 3.5 साल तो हमें आए हुए हो गए। अब ये देखें कि इसमें से तकरीबन 2 साल या 1.5 साल का ऐसा था अरसा जिसमें कोरोना आ गया। अनफॉर्चुनेटली वो ना मैंने किया, ना आपने किया, ना पुरानी हुकूमतों ने किया, किसने भी नहीं किया। ये अल्लाह ताला की तरफ से आफात आती हैं और हम सब ने मिल के, देखिए हमने किस खूबसूरती से, किस हौसले से, किस जवान मर्दी से हमने उसके ऊपर काबू पाया। अभी ये जो हालात हैं, जो आपकी महंगाई की आप बात करी, ये उसी के असरात हैं। अगर आप ज़ीशऊर हैं, आप समझदार हैं, इकनॉमिकली आपको चीज़ों का समझ है, तो देखिए चीज़ें स्टक हो गई हैं। आपका जहाँ फ्रेट बढ़ गया, आपके वो जो जहाँ जहाँ चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे डॉलर की कीमत वहाँ पे भी बढ़ गई, हमारे ऊपर भी बढ़ गया, उसका असर हुआ। इसमें घबराना नहीं है। मैं अपनी आवाम से भी, अपनी उनको भी, खान साहब की जो बात है, घबराना नहीं है। मैं भी वही लफ्ज़ बोलती हूँ, आप भी वही लफ्ज़ बोलते हैं, और मेरे जो बाकी मीडिया के लोग हैं। देखिए हमने हर खुदा ना खास्ता जिसको कोरोना हुआ है उसकी कमज़ोरी का अंदाज़ा लगा सकती है? नहीं लगा सकते। वो सुनने में आया है, जिन लोगों को हुआ है वो कहते हैं उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं और कमज़ोरी जो है वो छा जाती। अब वो ही कोरोना एक इंसान पे इस तरह एग्जैक्टली मईशत पे भी वो इसी तरह के असरात छोड़ के गए। अब चीज़ें, अब आपकी दालें जो हैं वो बाहर से आ रही हैं, आपकी सुर्ख मिर्च आप बाहर से मंगवा रहे हैं, डॉलर पूरी दुनिया में बढ़ गया, हमारे भी बढ़ गया, वहाँ पे भी मैं गई हूँ अभी, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ये तमाम इन्फ्लेमेशंस बढ़ती चली गई। देखिए बात बिल्कुल हम लोगों ने मिल के इसको फेस करना है। महंगाई है, हमने अपने कर्टेल करें अपने अखराजात को थोड़ा बहुत, ये भी हमारी मजाक समझा जाता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए घरों में जब हम लोगों, मैं एक ऑफिसर की बीवी थी, हमारी एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमने अपने उन रिसोर्सेज में रह के आगे चलना होता है। अब अगर वाकई जब जिन दिनों में आम टमाटर भी महंगा होता था, हम लोग दही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। चीज़ें जो महंगी होती हैं उसको हमने सलीका शौरी से आगे लेके बढ़ना। अब भूखे तो नहीं रहना, बिल्कुल आप, मैं मानती हूँ आटा महंगा है, चीनी महंगी है, लेकिन ये हर 4 साल कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज़ें महंगी ना हो, हमेशा महंगी होती हैं। 3-4 साल के बाद उसका असर होता है। और ये जो मैं यहाँ बैठी हूँ, हुकूमतें क्यों बदलती हैं? मसाइल होते हैं तो लोग चेंज चाह रहे होते हैं ना, वही चेंज आज, उस चेंज के बाद हम यहाँ बैठे हैं। हमें जो है थोड़ा सा जो मसले मसाइल हुए वो कोरोना की वजह से है। अब जब भी बात होती है, ये जो हमारे पिछले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो मीडिया पे बैठते हैं, यकीन माने हमें बात उनकी सुन के थोड़ी गिल्टी फील होने लग जाता है कि ये अब आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप में से किसी एक बंदे ने, जिनके पास बेतहाशा अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया हुआ है,
और फेयर और अनफेयर मेन से उनके पास है। उन्होंने कोरोना में हमारे लिए कोई ऐसा फंड निकाला? कोई गरीब आवाम का कोई मुझे नज़र नहीं आया कि कोई गरीब आवाम का जो है दर्द उनके अंदर था और उन्होंने आके बेलौस पैसा खर्चा है। अब जब वो मीडिया पे बैठते हैं वो ऐसे हैं जैसे अवाम और गरीब उनके बगैर तो उनका शायद मतलब उनकी ज़िंदगी का कोई लम्हा ही नहीं गुजरता। वही अवाम है, वही लोग हैं जिनके लिए जब ये MPs MNAs बन जाते हैं और उसके बाद उनके फ़ोन नहीं उठाते, ये इनके मसाइल चले मेरे ये 3 साल में तो नहीं मसाइल पैदा हुए ना। मसाइल जो हैं वो हमारे 70 साल से 73 में हम आ गए हैं, तब से ही शुरू हैं। 15 साल पिछले इनकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कैसे आई? चीनी महंगी होने की वजह से आई। ये चीज़ें चलती हैं, आबादियाँ बढ़ती हैं। ये जो चीखना चलाना है ना, एक्चुअली जो आप बता रही हैं कि ट्रैफिक की बात कर रही हैं आप कि चीखना चलाना, हमने घर से निकलना है 10 मिनट पहले और उसके बाद जूं मोटरसाइकिल को तेज़ी से गुजारना है और गाड़ियों को हमने स्पीडी लाना है और एक्सीडेंट्स होते हैं। यकीन करें, दिल चाहता है वो जो बच्चे वहाँ से हमसे गाड़ियों में हम बैठे हैं गुजर रहे हैं, दिल चाहता है इनको खड़े होकर कहें, बच्चे तेरी माँ, तेरे वालिदैन, तेरी बहनें घर बैठी हैं, तो किस तरह से क्रॉस करके गया है। मुझे यकीन माने मैं उनको दबा दे के गुजरती हूँ कि अल्लाह ताला ये खैर खैरियत से चले जाएं। एग्जैक्टली अब वही बात है, हम कहते हैं जी बातें बड़ी आसान। अब वन व्हीलिंग मना है। मेरा घर दूर है शहर से, मैं मतलब रहती हूँ बाबडा सिटी में। जब मैं वापस जा रही होती हूँ, यकीन माने लड़के जो हैं यंग बच्चे वन व्हीलिंग करते हुए वहाँ से जा रहे हैं। अब हुकूमत या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वो किस तरह से उन लोगों के पीछे भागे। एक चीज़ मना कर दी गई है, हमें अपने जहन को बनाना है कि नहीं ये चीज़ हमारी मना है। पतंगबाजी की बात कर लें, पतंगबाजी है, मना किया हुआ है कि नहीं करना, लेकिन अब कहाँ हर घर के आगे पुलिस वाला एक खड़ा हो? ऐसे तो नहीं होगा। पुलिस वाले जो हैं जब हो जाता है तो वो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, जी वो डोर फिर गई, ये हो गया, वो इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये वो चीज़ें जो हमने माइंड सेट करना है। एग्जैक्टली अब आप ये देखें कि जिस दिन से महंगाई का, कोरोना का, यकीन माने मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी मंडियों में चली गई है। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि हम तफसील से इस हवाले से बात कर सकें। ब्रेक से जब वापस आएंगे डिफरेंट तरह के इशूज़, स्पेशली करप्शन के हवाले से भी बात करेंगे, कहाँ तक कंट्रोल में लाई जा चुकी है और आगे चलते हुए और भी डिफरेंट इशूज़ होंगे। शॉर्टेजेस को लेके कैसे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी चीज़ों को। लेकिन उससे पहले क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा टॉपिक को शिफ्ट करना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन के हवाले से बात करें तो करंटली बच्चे एडमिशन्स में लगे हुए हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के या डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं कुछ आ भी चुके हैं, कुछ अभी इंतज़ार भी कर रहे हैं। जैसे A-levels की अगर बात करें तो A-levels के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। जहाँ पर मैट्रिक के रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं, FSC के आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो प्रोसेस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और ये पोस्ट कोरोना शायद अभी भी चल रहा है एक तरह से, जहाँ पे बच्चे जो हैं उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। लेकिन बड़े चेंजेस जो हैं इस कोरोना के सिनेरियो में बच्चों को देखने को मिले, जहाँ पर कभी सोच ही नहीं सकते थे कि पेपर लेट हो सकते, पेपर लेट हो गए, पेपर कैंसिल हो गए, आगे हो गए। दुआ मांगा करते थे बच्चे एक ज़माने में कि पेपर लेट हो जाए, टीचर ना आए। और ये चीज़ें हमने कोरोना में रियलिटी बनते हुए देखी पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी। और आगे चलते हुए ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे डिफरेंट कॉर्नर से इस टॉपिक को कवर करें। लेकिन आपके कोई भी सवालात, कंसर्न्स या एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई करें, कोई भी आपके बीच में पॉइंट ऑफ व्यू जब शेयर करना चाहते हैं तो कॉल करें और हमारे डिस्कशन का हिस्सा बने। उमेर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कमेंट करें। 1200 में से 1200 आप मुझे भी बता रहे थे कि 200 बच्चे हैं फैसलाबाद के अंदर जिनके पूरे नंबर आए हैं FSC के अंदर। थोड़ा सा इस पर बताएं कितना मुश्किल होगा बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना। देखिए, इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ में या नेक्स्ट डिग्रीज़ में आप कह लें कि एडमिशन्स और मेरिट्स की सूरत हाल है, वो क्या कहते हैं कि आसमान से तारे तोड़ के लाने के मुतरादिफ हो चुका है इस वक्त एडमिशन लेना। कि ऐसे बच्चे जो कि A+ ग्रेड में हैं उनको भी एडमिशन नहीं मिल रहे। ठीक है, कोरोना वायरस रहा है, उससे हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। हमारे स्कूल्स बंद रहे, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहीं, कॉलेजेस बंद करने पड़े कोविड के बाइस।
मगर जब पेपर्स चेकिंग की बारी आई और फिर रिज़ल्ट बनाने की बारी आई तो इस पे एक मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी। कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स जो थे उनकी मार्किंग की गई, फिर उसी का एस्टिमेशन निकाल के वो सब्जेक्ट्स जिनके पेपर उसके रिजल्ट्स नहीं काउंट किए गए उनको भी नंबर दिए गए और इस तरह से एक नंबर फार्मूला बनाया गया। और आप देखें कि शायद हिस्ट्री में पहली बार, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको पूरे पूरे नंबर दे दिए गए। अब उसके बाद एक जो नई मुश्किल खड़ी हुई है और फिर ऐसे स्टूडेंट्स, हाँ तकरीबन 90 प्लस पे रिजल्ट आया कि इतने लोग पास हो गए, वो निकम्मे स्टूडेंट जो कि 33 नंबर लेके या 40% नंबर थे वो भी पास हो गए जो कि फेल होने थे। तो अभी उसके बाद एक जो आगे नेक्स्ट दाखिलों की सिचुएशन है उसमें बड़ी मायूस कुन सूरत हाल सामने नज़र आ रही है कि A+ कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडमिशन नहीं मिल रहे। वजह यह कि सीटें कम हैं, बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आ गए जिसकी वजह से वो उनके एडमिशन हो गया। और आप ये देखें कि 90 मोस्टली जो डिग्रीज है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वहाँ पे 95+ % जो है 95+ पे एडमिशन्स हो रहे हैं। तो वो जो बच्चे जो 95 से नीचे हैं उनके एडमिशन कैसे होंगे, और फिर वो जो 40 या 50% पे हैं तो उनके लिए तो इसमें मज़ीद मायूसी होगी कि उन्होंने डिग्री भी अपनी मुकम्मल कर ली, उनका रिज़ल्ट आया, वो पास हो गए, मगर अब उनको एडमिशन्स नहीं मिल रहे कहीं पे भी। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये काफ़ी हद तक परेशान कुन है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो तालीम से मुतल्लिक़ा हुकाम है, चाहे वो HEC है, चाहे वो तालीमी एजुकेशन बोर्ड है, तो उनको चाहिए था इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता ताकि हमारी जो आगे नेक्स्ट सीट्स हैं बिलखुसूस ये सूरत हाल पेश आ रही है। ऐसे वो तमाम बच्चे जिन्होंने इंटर के इम्तहानात पास किए और अभी वो ग्रेजुएट की सतह पर किसी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। हमारी GC यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हम देखें मोस्टली डिग्रीज़ का जो मेरिट है वो 95 to 99% के माबैन है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी सेम सिचुएशन है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब सीटें कम होगी, बच्चे ज़्यादा हैं, वही सूरत हाल है कि वो आम या फिर लोगों को प्राइवेट तालीमी इदारों की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ की वो फ़ीस जो है वो अफोर्ड करना लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल है। या फिर उन लोगों को मेरा ख्याल है कि वेट करना पड़ेगा कि शायद को अगले साल इसमें कोई बेहतरी आ जाए, कोई नंबर कम आ जाए तो उन लोगों की बारी आ जाए। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं इस वक्त, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स भी जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करें सेल्फ फाइनेंस के हवाले से तो उसकी भी सीटें कम है और सूरत हाल ये है कि बच्चों को वहाँ पे भी दाखिले नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो आजकल इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ ही आ रही थी। मैं कल गई थी क्योंकि बच्चे जब परेशान होते हैं या उनके पेरेंट्स तो वो फिर कोशिश करते हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ आएँ। तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बच्चों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, जी MPA का कोई कोटा होगा तो काइंडली वहाँ आप आएँ और हमें एडमिशन दिलाएं। देखिए कोटे छोटे जो थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं, कोई MPA MNA का कोटा नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है और मैं बड़ी प्राउडली बताती हूँ कि अभी आपका जो मेरिट है वो वायलेट नहीं हो रहा यूनिवर्सिटीज़ में। जब कि आपके जो VCs हैं वो मेरिट पे आए थे और बाकी तमाम चीज़ें भी मेरिट पे हो रही हैं, तो मैं प्राउडली कह रही हूँ कि इसके अंदर किसी किस्म की वायलेशन नहीं हो रही। कल जब मैं गई हूँ, मैं 1-2 बच्चों के थे, अब 0 मतलब पॉइंट्स का फ़र्क था तो एडमिशन नहीं हो रहा था, तो वो दैट्स जेन्युइन केस। उसमें आप जैसे भी आप करें, आप करना चाहिए हमें। अब उसके लिए जब मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम रेप्लिका क्लासेस शुरू कर रहे हैं, मतलब जिसको आप नाइट क्लासेस कहेंगे। नाइट से मैं मुराद इस तरह है कि सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, और मतलब 2 वो उसी को, एक तो मॉर्निंग क्लासेस होती हैं जो जेन्युइनली ये होती थी, उसके साथ 2 और वो रेप्लिका क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये मैं उमैर को बताना चाह रही हूँ। और इसके साथ साथ जो है सेल्फ फाइनेंस उस पर भी है। लेकिन हम कुछ थोड़ा सा माइंडसेट हमारा ऐसे है कि वो जब सोचते हैं, बच्चे सुनते हैं ना जी सेकंड शिफ्ट, तो कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं इधर एडमिशन लेना। लेकिन अब मुमकिन नहीं है, अब क्योंकि कोरोना की बहुत सारे मसले जो हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे, ये भी एक मसला आ गया है। इसके लिए अब यही हो सकता है कि बच्चे जो हैं थोड़े काम क्वाइट हों और जो भी जिस किस्म तरह से भी उनको एडमिशन मिलता है वो लेके आगे पढ़े। अब ये देखें कि आपके जो कॉलेजेस में है वो 3rd डिवीजन को इस दफ़ा एडमिशन नहीं मिला। ये बड़ी खुशाइन बात है
कि हमने इस चीज़ को भी फोकस किया है कि अगर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन होगी तो हम आगे जा सकेंगे। अब वो थर्ड डिवीजन को कई लोग मेरे पास उसी तरह आए और मैंने कोशिश की, लेकिन मैं बड़ी इस चीज़ पे प्राउड फील किया कि मेरे लेक्चर जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने कहा जी किसी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बन गई है कि थर्ड डिवीजन को एडमिशन नहीं मिला। अब फिर मैंने उनसे पूछा भी ये क्या करें, उन्होंने कहा जी ये डिवीजन इम्प्रूव करें, डिवीजन इम्प्रूव करेंगे अगले साल इनका वो मेरिट में नाम आ जाएगा। तो ये देखिए चीज़ें हमारा माशाल्लाह एजुकेशन का सिस्टम जो मुझे अभी पता चला है कि 60% तक लोग जो हैं वो एजुकेशन की तरफ आ गए हैं। अब ये एजुकेशन ऐसी चीज़ है, ये तो होगी यूनिवर्सिटीज़ की बात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। अब मैं इस चीज़ पे यकीन करेंगी कि मुझे बड़ी डिप्रेशन होती है कि जब आपकी प्राइमरी एजुकेशन नहीं तो आपके ये कॉलेजेस, आपकी ये यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी। नर्सरी नहीं ठीक, अब आप चले जाएं अपनी तहसीलों में चले जाएं, जब आप तहसीलों में जाते हैं तो वहाँ वही शॉर्टेज जो क्लासरूम्स की है, टीचर्स की है, वो स्टिल गोइंग ऑन। अब ये बात वही कि हमने 3 साल में तो नहीं किया, ये करने वाले जो थे, बिल्डिंग्स बनी हैं, अगर 6 कमरे बन जाते, 6 क्लासेस हैं तो 6 कमरे बन जाते तो क्या मुजायका था। कमरे 3, टीचर्स 3 और आपके जो वर्कर हैं वो 1 या 2, और बच्चे वहाँ 6 क्लासेस जब पढ़ रही हैं और टीचर्स जो हैं वो 3 हैं, तो हाउ कैन दे मैनेज इट। देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने तो नहीं किया। जब बात होती है वो हमें 3 साल के महीने शुरू मतलब ताने महीने देने शुरू कर देते हैं जी 3 साल हो गया ये नहीं हुआ। अब देखिए वो बिल्डिंग अब जो अपग्रेडेशन हुई है 52 हमारे मतलब पंजाब ये फैसलाबाद से किए हैं, अपग्रेडेशन हुई है। अपग्रेडेशन के बाद हम अब मैं नहीं समझती कि वो हाई स्कूल बन सकता है। मैं समझती हूँ कि वो जो हाई स्कूल की बिल्डिंग है वो इन्हीं 6 क्लासेस को दे देनी चाहिए, क्योंकि इनके पास तो सफिशेंट क्लासरूम्स नहीं है। फिर एक और बात कि यकीन माने इन स्कूलों को ये समझा जाता है कि ये शायद हम अपने फंड्स में से नहीं बना रहे या हम टैक्सेस के पैसों से नहीं बना रहे, ये हम शायद अपनी जेबों से बनवा रहे हैं। ये देखें कि उसका स्टैंडर्ड, उस बिल्डिंग की कोई क्वालिटी, नथिंग इज देयर, और बच्चे जो हैं वहाँ क्या सीखेंगे। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कुछ हद तक सही कहा फिरदौस साहिबा ने कि सिर्फ 3 साल नहीं लगते चीज़ों को ख़राब होने में, बहुत अरसा दरकार होता है। तो ब्लेम आई डोंट थिंक कि सिर्फ एक पार्टी पर या एक गवर्नमेंट पर जाता है। तो लेकिन मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या सूरत हाल है पोस्ट कोविड, और क्या बच्चों का फ्यूचर सेफ है, क्या बच्चे एक्चुअली में एडमिशन्स ले पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास 10 मिनट है, आई थिंक तकरीबन 10 मिनट का, और उसके बाद हमने डेफिनेटली जो है ब्रेक की तरफ जाना होता है, और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमारे तब्दील हो जाते हैं। तो इससे पहले कि हम उस रुख जाएँ, कुछ ज़रूरी सवाल आते हैं, वरना मैं ज़रूर एजुकेशन पे भी और बात करती, लेकिन बिकॉज इलेक्शंस के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा ख्याल है अब सब्जेक्ट को थोड़ा सा उस तरफ लेके जाते हैं। उमर, परफॉर्मेंस के हवाले से अवाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और आपके हिसाब से क्या परफॉर्मेंस रही? देखें जी, अगर हम आवाम के लिहाज से बात करें, और बिलखुसूस कोई भी जर्नलिस्ट जो है उसकी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहिए, जो आवाम की राय है उसको आगे रिप्रेजेंट करना चाहिए मेरे ख्याल से, और फिर उस पर अगर कोई अपना नुक्ता नज़र हो तो वो बयान कर देना चाहिए। अगर हम आवाम की बात करें तो इस वक्त आवाम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है मुल्क में वो महंगाई है। मुश्किलात और भी हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त मुल्क को, ना सिर्फ मुकामी सतह पे, नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे, लेकिन महंगाई जो है वो एक आम आदमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और उसके साथ साथ उसने हुकूमती साख को भी मुतासिर किया है। इस वक्त हमारी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो इस महंगाई के इफरीत से पूरी तरह से तंग है। लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं कि महंगाई है, हुकूमत अपना वर्जन पेश करती है कि आलमी सतह पे महंगाई हुई है, कोविड है, उसकी एक बड़ी वजह जो डॉलर की प्राइसेस हमारे मुल्क में है वो कंट्रोल में नहीं है। आप देखें 175 प्लस पे इस वक्त जो डॉलर की कीमत है वो चल रही है, और फिर जो इतनी आइटम्स हमें एडिबल आइटम्स इंपोर्ट करना पड़ती हैं तो डॉलर की प्राइसेस का उन पे असर पड़ता है।
ये भी एक बड़ी वजह है। इसी तरह हुकूमत जो है वो 3.5 साल तकरीबन अपने पूरे कर चुकी है। ये कुछ 6-8 माह है, उसके बाद तो वैसे इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, और बिलखुसूस महंगाई को लेकर इस वक्त सबसे बिल्कुल बड़ी जो और परेशानी है मैं आपको वो पता महंगाई को होगा लेकर है। कि रिसेंटली कुछ न्यूज़ स्टोरी सामने आई हैं जहां पर लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है महंगाई की वजह से। आई एम श्योर आपने भी ज़रूर देखी होंगी, सुनी होंगी। इट्स वन साइड के परफॉर्मेंस क्या है, और डेफिनेटली इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं जो कि बैकग्राउंड में चल रही हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जब आप एक ऐसी न्यूज़ स्टोरी देखते हैं तो आई थिंक हर घर में हर इंसान, हर शख्स जो उस इंसान की कहानी पढ़ता है या वो स्टोरी पढ़ता है तो वो 1 मिनट के लिए वो सदमे में चले जाते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रीज़न्स हों, लेकिन अवाम उस स्टेज पर क्यों पहुंच गई है जहां पर उनको और कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है सिवाय इसके कि वो अपनी जान ले लें। देखिए, ये बड़ा अलमिया है हम सब के लिए भी। ये हम इंसान हैं, एहसास रखते हैं। ये इतना आसान नहीं होता कि भाई हम ये समझें, ये कह दें कि ये महंगाई की वजह से या उसके ऊपर क्यों इस किस्म के हालात पेश आए, उसकी क्या साइकोलॉजिकली ही वाज इफेक्टेड, क्या उसका मसला बना। यू आर वेरी राइट। देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना, उससे मैं भी फेड अप। आपको मैं बताऊं, कल आई वाज विद कमिश्नर साहब और एक मेरे जितनी उम्र की औरत होगी बट शी लुक्स टू ओल्ड। मतलब वही बात हुई कि ड्यू टू द प्रॉब्लम्स वो बेचारी ऐसे लग रही थी, हाँप रही थी। और वो उसको सबसे पहले, मैं पहले से बैठी हुई थी और मैंने उनको पानी पिलाया। और जब उन्होंने अपना मसला बताया तो मसला क्या था कि उनके घर पे इंक्रोचमेंट हो चुकी हुई थी, किसी ने कब्ज़ा कर लिया था, साल हो गए। कब्ज़ा करने के बाद उसके पास जो वे आउट है, जहाँ वो जाती है वहाँ पे उसको वो प्रॉपर इंसाफ नहीं मिल रहा। वो 10 साल से लगी हुई है पीछे। आप यकीन करें, आई वॉज शॉक्ड। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं क्राई करूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं इंसान की मुश्किलात नहीं देख सकती। और वो औरत वहाँ पे बैठ के, कमिश्नर साहब ने बड़ी मतलब उसको देखा, उसके ऑर्डर्स करवाए, सारे किए। अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ फॉलो अप मांगती है। कमिश्नर साहब ने कर दिया। मैंने उधर वहाँ भी बैठ के यही बात की कि देखिए अवान साहब, आपने तो साइन कर दिए और लिख दिए, लेकिन इसके लिए भी ये जाएगी, जब डीसी के ऑफिस के आगे खड़ी होगी, इसको कोई अंदर नहीं जाने देगा। इसको जब अंदर नहीं जाने देगा तो इसको इंसाफ नहीं मिल सकेगा। तो खुदा न खास्ता जो आप बात कह रही हैं कि वो औरत पहले से इतनी मिजरीज में है, तो वो खुदा न खास्ता फिर अपनी सुसाइड ना कर ले। देखिए, ये बिल्कुल सिस्टम के अंदर हमारे इतने फ्लॉज हैं। एक लाइन में अगर फैसलाबाद के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को कुछ कहना चाहें? देखिए, मेरे पाकिस्तानी भाई और मेरे फैसलाबाद के बहन भाई, देखिए, जब तक हम खुद अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे और सच के लिए नहीं खड़े होंगे, हमारी हुकूमतें हमारे साथ इसी तरह करती बिल्कुल जी। और एक दफ़ा फिर अगर आपको किसी भी तरह के मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, या चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, फाइनेंशियल रीजंस हो, फैमिली रीजंस हो, डॉक्टर के पास जाएं। फौरी तौर पे हम सोचते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, अगर आप नोटिस करें उनमें कोई भी इस तरह के मेंटल इलनेस के साइंस, खुद मत डील करें, उनको नसीहतें मत दें, उनको डॉक्टर के पास लेके जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों को, आपने ज्वाइन किया हमें आज के सेगमेंट में। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी, अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का, ऑफ कोर्स। और मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है कि हमारी हेल्थ हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट ज़िंदगी के कामों में, लाइफ की भागदौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल ही जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल हो, फिर चाहे वो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, आपके बच्चे हों, या फिर आपका प्रोफेशन हो, करियर हो या एजुकेशन हो, किसी भी चीज़ में एक्सेल करने के लिए आपका फिजिकली फिट होना और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक अब हम लोग साइंस के थ्रू, रिसर्च के थ्रू ये चीज़ तो
फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कनेक्टेड होती है। तो इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले अपना फिजिकली ख्याल रखें, अपनी डाइट का, अपने इंटेक का, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना शुरू करें। सबसे पहले ब्रेकफास्ट के साथ अपने दिन को स्टार्ट करें, जिसके बाद अपने जो मील्स हैं उनको छोटा करते जाएं। तो सबसे हैवी मील दिन का एक्चुअली आपको ब्रेकफास्ट होना चाहिए, नॉट दी अदर वे अराउंड, जो कि हम लोग करते हैं कि सबसे जो डिनर है हमारा हैवी होता है और ब्रेकफास्ट के अंदर हमें होता है कि ना ही कुछ खाएं तो ठीक रहेगा, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। ब्रेकफास्ट के साथ दिन को शुरू करें और अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ दिन को शुरू करें, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। कुकिंग ऑयल बहुत मैटर करता है किसी भी डिश को बनाने के लिए। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूं तो पाम, कॉटन सीड और सोयाबीन के साथ इसको बनाया जाता है। गोल्डन वेजिटेबल घी को स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इसकी न्यूट्रिशन बेनिफिट्स के हवाले से, तो इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल को बनाया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी डिश आप तैयार कर रहे हो अच्छी होती है, जायकेदार भी होती है और साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर चाहे आप कोई ट्रेडिशनल रेसिपी ट्राई कर रहे हो जो कि शायद आपकी जनरेशन से आपकी फैमिली में चली आ रही है, या फिर कोई ऐसी रेसिपी हो जो कि आपने शायद इंटरनेट पे देखी है और टिकटॉक पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखी है और अब आप उसको बनाने की कोशिश करें। तो कोई भी रेसिपी हो, चाहे वो ट्रेडिशनल कुकिंग हो या फिर कोई नई रेसिपी हो जो कि आप एयर फ्रायर में या बेक करके बनाने की कोशिश करें, गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये दावा है कि बड़े आराम से कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी डिश को तैयार कर सकते हैं। न्यूट्रिशन से भरपूर भी होगी, जायका भी होगा और साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। जैसे कि मैं बात करी थी, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तभी तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। और ऑर्गेनिक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना जो है, स्पेशली ऑर्गेनिक डाइट हो गई, वो कॉम्प्लिकेटेड फूड्स नहीं होते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी उसको बेहतर तरीके से ब्रेक डाउन कर पाती है और बेहतर तरीके से अब्जॉर्प्शन होता है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिसका ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ओवरऑल सेहत के ऊपर बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। तो कभी भी कोई चीज़ चूज़ करते हो अपने डाइट के अंदर कोई नई चीज़ ऐड करने के लिए, पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो ऑर्गेनिक है, कितना प्रोसेस्ड है और स्पेशली प्रिजर्वेशन के लिए बड़े केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमेशा चेक करना चाहिए किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले कि उसके अंदर आखिर क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं सर्दियों की बात करूँ तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए चाय बन जाती है, जो कि चाहे वैसे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों ज़रूरी ही होती है, लेकिन सर्दियों में शायद थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी चाय हो जाती है। और सुबह के वक्त आप एक कप चाय पिएं तो उससे आप रिफ्रेश्ड और तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसीलिए अभी भी मैं हमारे किचन में जो है मैं बनाऊंगी चाय, और ऑफ कोर्स आपको पता है सुबह के वक्त जब तक आप चाय नहीं पी लेते हैं आपका दिन जो है वो स्टार्ट ही नहीं होता है। तो मैं आज DAT की एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग जो कि येलो पैकिंग है वो बना रही हूँ। मेरी आदत है मैं बिल्कुल थोड़ी सी पत्ती जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही साथ अगर आप लोगों की प्रेफरेंस है कि आप लोग थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद करते हैं तो आप DAT दाने वाली भी ले सकते हैं, जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है और ग्रेट वैल्यू पैक भी है इसका, जिसका मतलब है कि आपको सेम अमाउंट के अंदर ज़्यादा पत्ती जो है वो मिल जाएगी। और कौन नहीं चाहता कि सेम अमाउंट के अंदर, सेम पैकिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा जो है, जो भी आपने चीज़ खरीदी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको मिल रहा हो और पूरा महीना बड़े आराम से गुजारा जा सकता है इन पैकिंग्स का इस्तेमाल करते हो, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स मेरी तो अपनी आदत है, थोड़ी सी पत्ती होनी चाहिए। चाय बनानी मैंने रख दी ऑलरेडी। कुछ लोग पसंद करते हैं कि एक बॉयल के बाद चाय को उतार लें, लेकिन आपकी अपनी मर्जी होती है। कुछ लोग मल्टीपल बॉयल्स का इंतज़ार करते हैं क्योंकि उनको वैसी चाय पसंद होती है। तो मेरी चाय जितनी देर बन रही है उतनी देर ऑफ कोर्स मैं तो बस इंतज़ार ही कर रही हूँ। आप लोग भी चाय बना सकते हैं अगर आप लोग आई डोंट नो कि आप लोगों का दिन किस तरह से गुजर रहा है या आप लोगों का क्या प्लान है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। वीकेंड भी ऑलमोस्ट आ ही चुका है और आई थिंक जो लोग स्पेशली काम करते हैं वो लोग वीकेंड का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो लोग स्टे एट होम होते हैं या वर्क फ्रॉम होम होते हैं, आई थिंक वो ड्रेड कर रहे होते हैं कि वीकेंड आएगा तो फिर हमें भी सब घर पे होंगे, घर के काम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो लेकिन जितनी देर मेरी चाय बन रही है उतनी देर आप लोग ऐसा करें ब्रेक ले लें, तो छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैं अपनी चाय बना रही थी। ऑफ कोर्स जब तक आप दिन में चाय नहीं पी लेते हैं आपका दिन प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो सकता है। और स्पेशली हम चाहते हैं हर सुबह का आगाज़ तरोताज़ा हो, रिफ्रेश्ड हो, ताकि दिन के जो भी काम है, एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, पैशंस हैं, उनको आप लोग जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से अचीव कर पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है मेंटली फ्रेश हो, फिजिकली फिट हो। और ऑफकोर्स फिजिकल फिटनेस की बात करें तो स्पोर्ट्स की बात के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। ज़रूरी है कि आज की सोसाइटी में, आज की दुनिया में हम लोग अपने आप को फिजिकली फिट रखें, स्पोर्ट्स के अंदर इंगेज रहें। लेकिन क्या हमारे लोगों को वो रिसोर्सेज
प्रोवाइड की जा रही है, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जिसके थ्रू वो स्पोर्ट्स के अंदर एक्सेल कर सकते हो। एक तरफ पाकिस्तान में टैलेंट की भरमार है, इतने टैलेंटेड लोग जितने पाकिस्तान में हैं शायद ही किसी और मुल्क में हो। अब ऑफ कोर्स हम पाकिस्तानी हैं तो थोड़े पैट्रियाटिक तो होंगे ना, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी अच्छा लगेगा, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का टैलेंट ही अच्छा लगेगा, और हम चाहते हैं कि उनको वो सारी रिसोर्सेज, वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों जिससे वो एक्सेल कर पाएँ अपने जो भी स्पोर्ट्स उनको पसंद हो। छोटी उम्र से बच्चे जो हैं उनको खेलना स्टार्ट करें, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनको ट्रेनिंग की इक्विपमेंट दी जाए ताकि वो बेहतर तरीके से दुनिया को, ओलंपिक लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, साउथ एशियन जो जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, कोई भी गेम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो, उनके अंदर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, रिप्रेजेंट कर सके पाकिस्तान को, और अपने टैलेंट को दिखाते हुए दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को, पाकिस्तानियों को भी इनकरेज करें कि वो भी आगे आएँ, आके अपने टैलेंट को, अपने शौक को, अपने पैशन को परस्यू कर पाएँ। तो यही हमारी कोशिश रहती है। आज भी शो में बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करें जिनसे गुफ्तगू करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, किस तरह से बेहतर तरीके से हम चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, कहाँ पर गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है चीज़ों को, कहाँ पर गवर्नमेंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी चाहिए, और कहाँ पर हमें खुद कोशिश करनी चाहिए एज ए सोसाइटी, कहाँ पर ज़रूरत है कि हम इनकरेज करें लोगों को, ना कि डिस्करेज करें। और जब तक कोई कुछ बन नहीं जाता तब तक तो बिल्कुल स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई कुछ बन जाता है तो ऑफकोर्स हमें तो पहले ही पता था। तो जी ये सोच चेंज करने की ज़रूरत है, इनकरेज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव आउटलुक की ज़रूरत है। मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ अब जल्दी से हमारे मेहमानों का। सबसे पहले तो जी अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है, रिपोर्टर है, वेलकम करते हैं अली रज़ा आपको शो के अंदर। साथ ही साथ साजिदा लतीफ़ भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी होते हैं स्पोर्ट्स के साथ, और इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग दैम और मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सो आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि आप दोनों बहुत मसरूफ हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें आज के शो के अंदर इस स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले अली रज़ा मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा बताएं फैसलाबाद के सिनेरियो का क्या करंट सिचुएशन है, स्कूलों को लेकर, बच्चों को लेकर, क्या बच्चे जो हैं उनके पास वो रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि अगर वो किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं तो वो कर पाएँ? देखें जी, बड़े अच्छा आपने सवाल किया। अभी क्योंकि कोरोना था, कोरोना के बायस जो है वो काफ़ी मुश्किलात रही, स्पोर्ट्स जो है वो बंद रही। जैसे ही कोरोना की पाबंदियां ख़त्म हुई तो जो है वो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी तेज़ कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और डिवीज़न स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मिलकर जो है वो मुख्तलिफ गेम्स करवाई तकरीबन, जिसमें हॉकी से लेकर तमाम एक कैलेंडर तैयार किया गया। कैलेंडर के ज़रिए जो है वो बाकायदा तौर पर गेम्स करवाई गई कि कौन कौन सी गेम है। ये ना सिर्फ बॉयज़ की करवाई गई बल्कि जो है वो लड़कियों के भी उसी तरीके से मुकाबले करवाए गए, एक शेड्यूल बनाया गया, बाकायदा तौर पर उनके लिए जो है इनामात रखे गए। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो हमारा एजुकेशन स्पोर्ट्स बोर्ड, उनकी जानब से भी ये मुख्तलिफ गेम्स जो है वो करवाई गई। तो कोरोना के बाद जो है वो काफ़ी मुश्किलात हुई, लेकिन अब जो है वो दोबारा से उसी तरीके से जो है पोजीशन संभाली है हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें, उन लोगों ने, और इसके साथ साथ स्कूल डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से सेंट्रल पंजाब जो क्रिकेट करवाई गई है उसमें भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बड़ा अहम किरदार रहा है। इसमें एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो भी साथ साथ रहा, और इसके साथ पीसीबी भी जो है इसके साथ इन्वॉल्व रहा। तो बड़े अच्छे तरीके से गेम रही, और खासकर फैसलाबाद की टीम जो डीपीएस स्कूल है हमारा, वो तमाम जो सेंट्रल पंजाब की टीमें थे उनको हराने के बाद स्टेडियम में जो है वो फाइनल खेल के आया, और बड़े अच्छे तरीके से तगड़ा मैच हुआ जिसमें हमारे सीएम भी वहाँ पे मौजूद थे, और चेयरमैन पीसीबी भी मौजूद थे, हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी मौजूद था, एजुकेशन डिपार्टमेंट मौजूद था। तो बड़ी अच्छी कावश रही है। अगर इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे निकलते गए तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का नाम तो रोशन होगा, साथ में फैसलाबाद का भी होगा। बिल्कुल जी, और ऐसा ही होना चाहिए, उम्मीद तो हमेशा हम यही रखते हैं, और जहाँ तक आसानियाँ पैदा हो सके लोगों के लिए उतना बेहतर रहता है। आपने बहुत अच्छी तरह से अली मेंशन किया इवेंट्स के हवाले से कि हेल्थ किए जा रहे हैं, और इवन बच्चों को मौका मिल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जब साथ हो ऑफ कोर्स तो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो स्पोर्ट्स के हवाले से कारकर्दगी है बड़ी अच्छी है, और जैसे कि अली ने कहा कि कोरोना की वजह से पाबंदियां थी, जैसी पाबंदियां उठाई हैं हमने एनुअल कैलेंडर बनाया डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट ने मिलके, उसके मुताबिक हम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, ख़त्म नहीं होगी, अभी जारी हैं। तो हर वीक में 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट की 2 डिवीजन की। डिस्ट्रिक्ट की इंटर तहसील्स होती हैं, पहले तहसील वाले अपने इंटर क्लब्स करवा के बच्चे सिलेक्ट करते हैं, वो इंटर तहसील होती है, इंटर तहसील से हम डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाते हैं, फिर वो डिवीजन में इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है। इस तरह फिर वो आगे टीम हमारी डिवीजन की पंजाब लेवल पे जाती है, और टर्न वाइज गेम्स जैसे हमने कैलेंडर में तरतीब दी हुई हैं उसी तरह चल रही हैं। उसमें
बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, दोनों के दोनों इवेंट्स होते हैं। कुछ इवेंट्स फीमेल के नहीं होते, जैसे कबड्डी वगैरह, बाकी सारे होते हैं। तो जहाँ तक फैसलाबाद का जिक्र किया आप लोगों ने गेम के हवाले से, तो एक मैं आपको बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में फैसलाबाद डिवीजन टॉप ऑफ द लिस्ट है, तमाम गेम्स में, एक में नहीं तमाम में। पाकिस्तान लेवल की बात की जाए कबड्डी के हवाले से, तो पाकिस्तान फैसलाबाद के 8 से 10 प्लेयर पाकिस्तान कबड्डी टीम में होते हैं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के, डिवीजन के नहीं, डिस्ट्रिक्ट के। आर्चरी की बात की जाए, तीरंदाजी जिसको कहते हैं, तो वो जंग छाया हुआ है हमारा फैसलाबाद डिवीजन में है वो भी, तो बड़ा अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की जहाँ तक एथलेटिक्स हैं बच्चियों की, हमारी इंटर प्रोविंशियल नेशनल चैम्पियनशिप हुई, तो उसमें हमने विनर ट्रॉफी ली, बॉयज़ की, विनर गर्ल्स की, दोनों ने विन किया, पेशावर में हुई थी। और उसमें 12 जो एथलीट थी, 9 उसमें फैसलाबाद की, 9 फैसलाबाद की थी। जब सिलेक्शन होती है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स की होती है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। पहले 2 साल पहले चले जाएं तो कोई गेम्स के हवाले से कोई इस तरह की बातें नहीं थी या कोई इस तरह की कारकर्दगी नहीं थी। 2 साल में जो एक इनकलाब आया गेम्स में, उसमें हमारी स्पोर्ट्स भी हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं, एक्टिविटीज़ के साथ साथ फैसिलिटीज़ भी हैं, नई नई फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है। और एक चीज़ 400+ ग्राउंड्स हम विलेजेस में दे रहे हैं, जो कि कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। गाँव में प्ले फील्ड के नाम से डाटा हमने इकट्ठा करके दिया है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे पंजाब में 400+ ग्राउंड्स हैं, उसको वो बना रहे हैं बच्चों को, यानी कि डोर स्टेप पे फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए। तो फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट फैसिलिटीज़ है। स्विमिंग पूल नहीं था, वो भी अब बनना शुरू हो गया है। और एक यही नहीं था, एक वेलोड्रम नहीं है, उसके लिए भी हमने अप्लाई किया, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। बाकी हर फैसिलिटी हर स्पोर्ट की है फैसलाबाद में। बिल्कुल। अगर स्पेशली कंपटीशन स्विमिंग, क्योंकि आपने मेंशन किया, तो कुछ वक्त पहले ही हमारे शो में स्विमिंग चैंपियन है, वो आए थे अपने वालिद साहब के साथ, तो उन्होंने मेंशन किया कि फैसलाबाद के अंदर कोई भी 50 मीटर डीप पूल मौजूद नहीं है, जो कि यूजुअली कॉम्पिटिशन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहूँगी उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, बच्चे जो है वो लालपुर जिम खाना या चनाब क्लब के स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग करते हैं, मुझे पता है। वहीं से फिर वो बच्चा यूथ में चैम्पियन हुआ था, तो उसी को देखते हुए, उसी को बेस बना के मैंने फिर हाई अथॉरिटी से बात की। जगह हमारे पास थी, करीम शहीद पार्क के साथ हमारी स्पेयर जगह पड़ी हुई है, उसको हमारे राना हमाद साहब एंड डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, उन्होंने भी उसमें बड़ा वर्क किया। मैंने भी केस बना के हमने अपनी हाई अथॉरिटीज़ को दिया, तो उन्होंने उसको कर लिया एक्सेप्ट। अब तैयार होना शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है उसकी। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जी, क्या कहना चाहते हैं? जी फायदा के सबक मैं यही कह रहा हूँ कि हाल का नस्ते पोस्ट के बारे में जिस तरह ग्राउंड को खत्म किया जा रहा है। पहले हम क्रिकेट खेलते होते थे ना, तो हमारे पास ग्राउंड होती थी, तो हमारी सरगर्मियां बड़ी अच्छी गुजरती थी। अच्छा। तो आप जो नॉर्थ नस्ल है ना, उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ग्राउंडों के अंदर, उसको खत्म किया जा रहा है। तो इसके लिए प्लीज कोई नौजवान नस्ल को बचाने के लिए कोई ऐसा इकदाम उठाएं जिससे ना बच्चे सरगर्मियों की तरफ आ जाए, खेलने की, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें। क्योंकि मैंने तकरीबन 20-22 साल क्रिकेट खेली है अल्हम्दुलिल्लाह। इन बुराइयों से बचा रहा। ये मोबाइल वगैरह, ये सोशल मीडिया, ये अजीब सूरत हाल बन गई है। बच्चे एक कमरे में बैठे 24-24 घंटे मोबाइल पे खेल रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जिस तरह से आपने सुना साजिदा साहिबा, ये कंसर्न आई बिलीव बहुत सारे लोगों के, स्पेशली पेरेंट्स की, अगर हम बात करें जो नेक्स्ट जनरेशन है बच्चों की, वो, और मैं बिल्कुल भी किसी की पेरेंटिंग पे कमेंट नहीं करूंगी, बिकॉज हर माँ बाप का हक है, वो जैसे अपने बच्चे को कंट्रोल करके बड़ा करना चाहते हैं उनको करना चाहिए। स्पोर्ट्स की अगर अपॉर्चुनिटी स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि मैं पहले भी बात की थी कि छोटी उम्र से वो सीखना शुरू करें, किसी स्पोर्ट को खेलना शुरू करें। एक तो फिजिकली आप एक्सर्शन होता है आपका, तो आपके जो फोकस है
आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर कर पाता है। इस हवाले से क्या कहना चाहिए कि बच्चों के लिए स्पेशली, और मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जो प्राइमरी स्कूल में होते हैं, जो सेकेंडरी स्कूल में, उनके लिए किस तरह से स्पोर्ट्स में एंगेजमेंट ज़्यादा हो सकती है? मैडम जहाँ तक ये अभी बात कर रहे थे, फैसिलिटीज़ हैं, तो जो अब पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है गेम्स की तरफ वो नहीं है, वो नंबरों की दौड़ में लग गए, बिल्कुल ऐसे है। नंबरों की दौड़ में लग गए। और आपने देखा कभी इतने मार्क्स नहीं आए थे, अब 1100 में से 1100 आ रहे हैं। तो ये ना उन्होंने एक मशीन बना दिया है, जो उन्होंने बुक्स को रट्टे मारने हैं, करना है और एग्जाम देने, और उसी की दौड़ है। फील्ड तो बिल्कुल जो स्पोर्ट्स फील्ड है ख़त्म हो गया हुआ है, ग्राउंड्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। अब पेरेंट्स भी थोड़ा सा मोटिवेट करें। हम लोग तो बहुत कंपटीशन भी करवा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाके करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी बच्चों को ग्राउंड्स में भेजें, उनमें इंटरेस्ट पैदा हो। अब देखें, जैसे अली ने कहा था, क्रिकेट जो है हमने स्कूल साइड से स्टार्ट की। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कॉपरेशन से हमने फैसिलिटेट उनको किया, तो स्कूल साइड पे कंपटीशन हुए और हर स्कूल ने उसमें पार्टिसिपेट किया जिसकी क्रिकेट टीम थी। स्कूल का मतलब 6 से 10 तक के बच्चे जो थे। अब वो हमारा ग्रास रूट लेवल है, वहाँ से हमने उसको किया, फिर आगे सिलेक्शन की, फिर बच्चों की। अब भी वो बच्चे जो अच्छे थे उनको अपर लेवल में, इंटर क्लब में, क्लब्स में ले लिया गया, और वो जो बाकी हैं अभी भी कंपटीशन हो रहे हैं वीकेंड पे। अब हमने क्या किया, उसको सैटरडे संडे यूटिलाइज कर रहे हैं और उनके कंपटीशन हो रहे हैं। ये 2 दिन बच्चों के फ्री होते हैं, तो 2 दिन बच्चे ये इस तरह की एक्टिविटी से बच के ग्राउंड्स में आए, खेलें, सेहतमंद हो। जैसे आपने कहा है, तो सेहतमंद होंगे तो दिमाग सेहतमंद होगा, दिमाग सेहतमंद होगा तो हमारी जो जनरेशन है जिसने आगे आके मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो वो रोशन दिमाग और रोशन ख्यालात के साथ आएंगे। तो ये चीज़ है कि मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और अपने जो हमारे टीचर्स हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जैसे एजुकेशन में हैं, उनसे भी मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है। सीईओ साहब से भी मैंने कहा था कि काइंडली उनको क्लासेस देने की बजाय उनको ग्राउंड में भेजें, वो ग्राउंड में एक्टिविटी करवाएं। वो चीज़ स्कूलों में ख़त्म होगी। जब हम खेलते थे सारा दिन ग्राउंड में गुजरता था। 7th में मैंने पंजाब कलर ले लिया था, इतनी हमारी ट्रेनिंग होती थी। तो अब वहाँ पे कुछ नहीं, जो पीटी टीचर्स हैं स्कूलों में वो होम इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हैं, जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं, और उनकी डिसिप्लिन ड्यूटी लगाई हुई है, और नहीं तो वो ऑफिस वर्क प्रिंसिपल के साथ करवा रहे हैं। वो उनका सब्जेक्ट क्या, वो बिल्कुल ख़त्म ही होके रह गए तमाम स्कूल्स में। मैं विजिट करती रहती हूँ स्कूल्स। तो सीएस साहब ने मेरे साथ कहा था कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मीटिंग्स हर तहसील में करते हैं, उनको बुला के, हेड्स को बुला के, कि इनको फील्ड में भेजें, इनको ग्राउंड्स में भेजें। गवर्नमेंट के तो तमाम स्कूल्स में ग्राउंड है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्कूल नहीं, कोई चंद एक होंगे कि जिसमें ग्राउंड ना हो। स्कूल्स में ग्राउंड हैं तो उनको आबाद करें। खुदारा मैंने तो यहाँ तक अनाउंस किया हुआ है कि किसी भी ग्राउंड में किसी बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, स्कूल को ज़रूरत है, किसी एकेडमी को ज़रूरत है, मुझे बताएं, मैं अपने डिपार्टमेंट से उनको इक्विपमेंट लेके दूंगी। उनको कोई इशू है मुझे बताएं, लेकिन काइंडली बच्चों को ग्राउंड में निकाले, खेलों के लिए निकाले, खेलों के ग्राउंड आबाद करें। बिल्कुल जी। अली रज़ा, आप क्या कहेंगे इस सवाल से? कितना ज़रूरी है कि जिस तरह इन्होंने मेंशन किया कि वो ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है, कितना ज़रूरी है कि हम वापस आएँ स्पोर्ट्स की तरफ? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो आपको फिट रखता है और आपकी उम्र को भी बढ़ाता है। अब हमारे घर में कुछ माहौल कुछ ऐसा चला हुआ है कि हंस भी रहे थे, आप हंस क्यों रहे थे? ये मैं हंस इसलिए रहा था, जैसे इन्होंने बात की, बिल्कुल ऐसा है कि उन जो प्लेयर्स ने क्या सिखाना जो खुद इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनको जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हेड बनाया होता है, तो उन लोगों के लिए मुश्किल होती है। अब वही मैं बात करने लगता कि छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, कुछ माहौल कुछ इस तरीके से बन चुके हैं कि बच्चा अगर रो रहा है उसको चुप करवाने के लिए जो उसकी वालदा है वो अपना मोबाइल पकड़ा देगी उसको, बच्चा उसके साथ खेल रहा है और वो सारे काम कर रही है, अपने इधर उधर घूम रही है, उसको पता है कि ये मोबाइल के साथ अब ये चुप रहेगा, और वो यकीन करे वो इतना ज्यादा नुकसान दे उस बच्चे के लिए कि उसके ऊपर वो फिट हो जाता है। जब तक उसको मोबाइल ना दे वो चीखेगा, रोएगा, और घर को पता चलेगा मोबाइल मिलेगा तो ये चुप करेगा। उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल से वो तंग होगा, उसके साथ साथ आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को जो है वो जो ऐनक लगी हुई है, उनको सिर्फ यही वजह है कि आप उनको मोबाइल जो है वो इतनी करीब से जो रात को जो वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनको आंखों का मसला है, चलने का मसला बन जाता है। तो ये भी एक अहम बात है कि घर वालों को भी चाहिए कि बच्चों को जो है वो ग्राउंड की तरफ लेके आए। ग्राउंड की हमारे कॉलेज और स्कूल्स में कोई क्लास नहीं होती, एक क्लास होनी चाहिए जिसमें बच्चों को बताया जाए कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आपने भी हिस्सा लेना है। देखा जाए कि कौन सा बच्चा किस चीज में दिलचस्पी लेता है, अगर कोई फुटबॉल खेलना चाहता है उसको फुटबॉल में लेके आए,
कोई हॉकी खेलना चाहता है उसको हॉकी में लेके आए, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है कोई क्रिकेट, कुछ हमारा कुछ मीडिया और कुछ जो लोग हैं हम लोगों ने भी मिलकर भी कुछ गेमों को कुछ ज्यादा ही बूस्ट किया हुआ है। जिस तरीके से हम अगर कहें कि हमारी क्रिकेट है तो क्रिकेट की तरफ लेके हम लोग इतने जुनूनी हो जाते हैं कि सारे का सारा पूरा जो मुल्क है वो इसी साइड पे लग जाता है कि क्रिकेट की तरफ। देखिए हमारा कौमी खेल हॉकी है, उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा। उसका आज हाल ये है कि हमारी टीम जो है वो आगे नहीं जा रही, वो खेल ही रही। हालांकि उसमें भी बड़ी एक अच्छी बात मैं कहूंगा कि फैसलाबाद के गोजरा और पूरे डिवीजन से सबसे ज्यादा प्लेयर्स जो हैं वो हॉकी में ज्यादातर जो है वो फैसलाबाद से अक्सर होते थे। और खास बात ये भी है कि कप्तान जो है ज्यादा जो है वो फैसलाबाद से ही रहे। इसी तरीके से आप कबड्डी की अगर बात करें तो अगर हमारे वो कहने लख दे पंजाब से चढ़ पंजाब दे जेडे लोग ने उन लोगों को ये है कि फैसलाबाद में कबड्डी के प्लेयर हैं कि आप अगर हमारे 14 प्लेयर की टीम है तो 9 से 10 प्लेयर जो हैं कौमी टीम के वो फैसलाबाद से हैं। कप्तान है, जितने भी नामवर प्लेयर हैं वो फैसलाबाद से हैं। तो अगर हम लोग इनको ज्यादा बुस्ट करेंगे, ज्यादा इन छोटी छोटी गेमों को ऊपर लेके जाएंगे, लोगों की तवज्जो होगी कि हाँ ये भी गेम है, यहां से भी जो है वो आपको हमारे बच्चा जो है वो नाम रोशन कर सके। जरूरी नहीं है कि क्रिकेट में ही जो है वो जिसने 2 छक्के या 3 छक्के लगा दिए उसके पीछे पूरी दुनिया शुरू हो गई। ये जो पॉइंट लेके आ रहे हैं, कबड्डी जीत के आ रहे हैं, वर्ल्ड कप जीता है हमारी कौमी टीम ने, उनको अभी तक जो है वो उस तरीके से जो है वो नहीं देखा गया जिस तरीके से ये 2 या 5 या 6 छक्के मारकर हम लोगों ने उसको जो है वो ऊपर उठाया। तो ये गेमें जो छोटी छोटी गेमें इनको भी लेके जाने ताकि लोगों की दिलचस्पी बढ़े कि हमने सिर्फ जो है वो बच्चों को क्रिकेट में या ऐसी गेमों में नहीं लगाना जहां पे हमारे बच्चे को और गेमें भी हैं, आर्चरी है, हमारी मुख्तलिफ गेम्स है, एथलीट्स की गेमें हैं, उसमें भी हमने लेके आना है बच्चों को। तो अगर हम उस साइड के बच्चों को लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली घर वालों के साथ भी उनके बच्चे भी फिट होंगे, बल्कि माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को खुद लेके आए और खुद भी थोड़ी सी वाक शाक किया करें ताकि वो खुद भी फिट रहे और उनको पता चले कि फिटनेस कितनी जरूरी है। बिल्कुल जी। और एक चीज जो कि कोरोना के दौरान हमने सीखी है वो फिजिकल फिटनेस है। जो लोग फिट हैं वो लोग बेहतर तरीके से, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा फंक्शन करता है, बेहतर तरीके से लाइफ को डील कर सकते हैं, स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। आधे लोग तो स्ट्रेस के मरीज हो गए हैं हमारे यहाँ, डिफरेंट तरह की बीमारियां जो हैं वो रोज बरोज होती है। जो बच्चे हैं स्पेशली, क्योंकि अब जो लोग हैं वो हो सकता है बच्चों को देख के उनका भी दिल कर पड़े। कहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेंटर्स या पार्क्स हैं, जिस तरह हमारे कॉलर ने भी ये सवाल पूछा था, कौन से ऐसे फैसलाबाद में मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलने के लिए जा सकते हैं? मैडम पहले तो मैं अली ने हॉकी की बात की, दूसरी गेम्स की हाँ। क्रिकेट को हम ज़्यादा इनकरेज करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जो हमारे जेवलिन थ्रोअर था जो गया था बच्चा, उसको मेरे डिपार्टमेंट ने, सिर्फ पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इनकरेज किया, उसको कुछ इंसेंटिव्स दिए। तो जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनको हम लोग जो हैं उसको इनकरेज करते हैं। बट हॉकी की जहाँ तक बात है, हॉकी का डाउनफॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट, क्रिकेट को कमर्शलाइज बहुत कर दिया गया है। ठीक है, अगर हॉकी को करें, हॉकी का एक प्लेयर है, उसने एक मैडम हॉकी खरीदनी है, रिक्शे का किराया देना, जाके एकेडमी खेलना, वापस आना, वो अफोर्ड नहीं करता, बट वो बेहतरीन प्लेयर है। तो उसके लिए जैसे ये फाइनेंस कर रहे हैं मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं क्रिकेट को, इनको हॉकी को भी करना चाहिए। हमारी नेशनल गेम है, अगर इसको कमर्शियलाइज कर दिया जाए, बच्चे को पता हो मैं हॉकी खेलूंगा, मेरा फ्यूचर महफूज है। बिल्कुल जी। और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले स्पेसिफिकली बात करें स्पोर्ट्स के हवाले से, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ध्यान हम लोग और चीज़ों पर देते हैं, फैशन पर देते हैं, टेलीविज़न पे देते हैं, इस चीज़ पे देते हैं, सोशल मीडिया पे देते हैं, उतना ही अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखें। कोशिश करें कि जितना हो सकता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो और छोटी मोटी थोड़े से शुरू कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रूटीन के अंदर कोई गेम्स ऐड कर लें, कोई स्पोर्ट्स ऐड कर लें, चाहे वो बाइसिकल हो, चाहे फिर वो साइकिलिंग हो, डिफरेंट तरह के और स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन हो जाए, टेनिस हो जाए, थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम अपनी फिजिकल फिटनेस का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। डाइटिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। और साथ ही साथ बच्चों के हवाले से बात करें तो जितनी कम उम्र में बच्चे स्पोर्ट्स खेलना शुरू करेंगे उतनी ही बेहतर उनकी ट्रेनिंग हो सकेगी। हो सकता है कि आज के जो बच्चे हैं उनको सही रिसोर्सेज दी जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए, तो वो कल आगे जाकर
पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, फैसलाबाद का नाम रोशन करेंगे। और इसी पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, सवाल आते हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से फ़ोन उठाएं, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। ब्रेक में जाने से पहले आप ग्राउंड्स के हवाले से बताने लगी थी, थोड़ा सा बताइएगा कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, पेरेंट्स बच्चों को जो भेजना चाहते हैं, कहाँ पे भेज सकते हैं? जी मैडम, 5 हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं फैसलाबाद में, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में। तो सिटी की बात करी, तहसीलों में तो है सिटी में, और वहाँ पे इंडोर गेम्स सारी हो रही हैं। बच्चे मेंबरशिप लेते हैं, अपनी अपनी गेम्स करते हैं। उसके अलावा हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट अकेडमीज़ हैं, क्रिकेट इकबाल स्टेडियम, अभी नया क्रिकेट हमने ओपनिंग की है सीएम साहब ने तांदलियावाला में, और वो तहसील में हमारी में पहला फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम बना है और बहुत ही खूबसूरत, बड़ा अच्छा है। इसी तरह तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तहसीलों में, जुमरा में कंप्लीट होने वाला है, समुंदरी का 3-4 माह में हो जाएगा। इसी तरह डिजकोट स्टार्ट हुआ है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे जो सॉफ्ट ग्राउंड्स हैं, प्ले फील्ड, वो बन रहे हैं। तो एक इनकलाब आ रहा है ग्राउंड्स का, फैसिलिटीज़ का हमारे पंजाब में। तो इंशाल्लाह ये डोर स्टेप पे ग्राउंड्स बन जाएंगे। बात ये है कि फैसिलिटीज़ बन तो जाती हैं, उनको इस्तेमाल भी किया जाए। एक हमारे पास ट्रैक है एथलेटिक्स का, सिंथेटिक ट्रैक है, वहाँ बच्चियाँ और बच्चे अपनी अपनी टाइम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे आप कह रही थी कि बच्चियाँ जो हैं वो आजकल थोड़ा सा उनको हेजिटेशन होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास बच्चियाँ वहाँ आती हैं, शाम में ट्रेनिंग करती हैं, डेली मैं ग्राउंड में जाती हूँ, तो बाइक्स पे आती हैं, खुद ड्राइव करके हमारी जो हैं एथलीट्स वो आती हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि हम बच्चे तैयार करते हैं ग्रास रूट लेवल से, जब वो नेशनल लेवल तक खेलने के काबिल हो जाते हैं, एथलेटिक्स है, हॉकी है, फुटबॉल है, जो भी गेम है, उसके बाद उनको डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं। हम भी बच्चे को दे देते हैं क्योंकि उसमें उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। जैसे वापडा ने ले लिया, आर्मी ने ले लिया, फिर उनको उनकी गेम के हिसाब से वो स्केल दे देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, मंथली उनको सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। चले बच्चा महफूज हो जाता है। तो वो पाकिस्तान का ही सरमाया ना, बेशक जिस मर्जी डिपार्टमेंट से खेले। तो पंजाब का क्या काम है, बच्चे को ग्रास रूट लेवल से लेना, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको तैयार करना, हमारे कोचिज़ तैयार करते हैं। जब वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी शो करता है नेशनल लेवल पे, तो उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है ना वो ले लेता है। तो ये वो इन्हीं फैसिलिटीज़ में खेलते हैं। फैसिलिटीज़ बहुत है, मज़ीद बन रही हैं। मैंने भी बताया था कि स्विमिंग नहीं, पूल नहीं था हमारे, वो भी आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वेलोड्रम भी साइकिलिंग के लिए आ जाएगा। बाकी इंडोर हॉल्स हैं हमारे पास, आउट ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तमाम किस्म के ग्राउंड्स है। तहसील लेवल पे जिम्नेजियम बने हुए हैं तमाम तहसील्स में इंडोर गेम्स के लिए, हालांकि तहसीलों में जो नहीं होते थे, तो ये भी बन गए। वहाँ पे मेंबरशिप होती है, बच्चे खेलते हैं, जिम है, जिम करने बच्चे आते हैं। बच्चे और बच्चियों का अलग अलग टाइमिंग मैंने सेट की हुई है कि फीमेल भी करें। मज़े की बात ना, समुद्री में हमारे जिम में लेक्चरर्स आती हैं कॉलेज की, 1 बजे के बाद उनको जब कॉलेज से छुट्टी होती है तो वो जिम करती हैं आके। तो वो फैसिलिटी वहाँ पे है, तो वो उसका फ़ायदा उठा रही हैं। बिल्कुल जी। और अली रज़ा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना ज़रूरी है कि जहाँ पर मेल स्पोर्ट्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, एंड मैं एक कमर्शियल लेवल पे बात कर रही हूँ कि कमर्शली फीमेल स्पोर्ट्स को हमने उतना हाईलाइट होते हुए नहीं देखा। रिसेंटली पाकिस्तान की जो वुमेंस क्रिकेट टीम है, ज़रूर हमने थोड़ा सा हाईलाइट होते हुए देखा है, ट्रेंड डेवलप होते हुए देखा, लेकिन अभी भी काफ़ी काम की ज़रूरत है वहाँ पर। जी बिल्कुल। क्रिकेट तो पहले ही अगर थोड़ी सी आपने बताया कि हाईलाइट होते देखा है, तो जारी बात वो क्रिकेट थी, इस वजह से थोड़ा सा वो हाईलाइट हुई। अभी हमारी टीम ने क्वालिफाई भी कर लिया है वर्ल्ड कप के लिए, हमारी वुमेन टीम ने। और कोरोना की कोई चौथी लहर आई है साउथ अफ्रीका में, जिसके बायस हमारी टीम बगैर खेले वहाँ से वापस आई है, और वो अब जो है वो दुबई में खेली जाएगी। फैसलाबाद की लड़की भी है जो उस टीम का हिस्सा है, सादिया इकबाल बॉलर है, बड़ी अच्छी प्लेयर है, और उम्मीद है कि वो भी वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगी। रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों के लिए ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एथलीट्स और इस तरीके की गेम्स की जो है वो जगह पे उनको मिल रही हैं, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे भी रहा है, और डिपार्टमेंट भी उनको जो है वो उनकी मदद करें। लेकिन इसमें थोड़ा सा फैसलाबाद में लड़कियों के लिए ये मसला है कि फैसलाबाद में लड़कियों के लिए ग्राउंड नहीं है क्रिकेट के लिए।
जहाँ पे वो अपनी गेम कर सके, या डेली बेसिस पे जो जिस तरीके से प्रैक्टिस होती है बूढ़ा वाली ग्राउंड में और मुख्तलिफ क्लब्स के जो लोग हैं वो आप आके करते हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानब से एक बड़ा अच्छा भी कदम उठाया गया कि जिस तरीके से महंगी एकेडमियाँ फीस लेती हैं बच्चों की प्राइवेट क्रिकेट सिखाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा रुझान वही बात क्रिकेट की तरफ है, तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट की जानब से बोड़ा वाली ग्राउंड में डिवीजनल लेवल की डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें जो है वो बाकायदा तौर पर कोच हायर किया गया जो बच्चों को फ्री जो क्रिकेट सिखा रहे हैं, और वहाँ पे बच्चों की दिन ब दिन जो तादाद बढ़ भी रही है। और डेली में शाम को वहाँ पे जाता हूँ और देखता भी उसी तरीके से उनको सिखाया जा रहा है जिस तरीके से जो है वो दूसरे क्लब्स जो है वो अपनी बारी बारी फीसें लेके जो है वो सिखा रहे हैं। लेकिन लोग जो है वो जारी बात है, वो एक जैसे उन्होंने बात की मम्मी डैडी बन गए, उनको ये है कि बड़े क्लब्स होंगे, बड़े लोग होंगे तो शायद हमारा जो बच्चा है वो जल्दी आगे निकल जाएगा, और वो जो दौड़ लगी हुई है तो वहाँ पे मुश्किल हो जाए। अब देखें कि पूरा पाकिस्तान एक ही गेम की तरफ है, तो बच्चों की तादाद भी कुछ ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे किसी को फिट करना, किसी जगह पे एडजस्ट करना तो वो मुश्किल हो रहा है। दिन ब दिन गेम इसमें ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो लड़कियों के लिए भी इसी तरीके से है, लड़कियों के लिए भी काफ़ी मसाइल हैं फैसलाबाद में। ख़ासकर यही ग्राउंड है कि ग्राउंड होनी चाहिए जहाँ पे वो जिस तरीके से स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने लड़कों के लिए एक क्लब खोला, इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि मैम कुछ एक ऐसा काम करें जिसमें लड़कियाँ भी उसी बोड़ा वाली ग्राउंड ना हो, और भी इनके पास बहुत से आइडियाज़ हैं, बहुत सी जगह है जहाँ पे लड़कियों की एक एकेडमी बना दी जाए, वहाँ पे आके लड़कियाँ प्रैक्टिस कर सकें। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे इस हवाले? क्रिकेट के हवाले से जी जी मैम। बिल्कुल, और लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली जैसे अली रजा ने मेंशन। जी बिल्कुल, मैं अली रजा की बात को ऑन करती हूँ। बच्चियों के खेलने के लिए अभी पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने पता किया कुछ छः स्कूल मेरे सामने आए हैं फीमेल, जहाँ पे बच्चियाँ क्रिकेट करती हैं स्कूल लेवल पे। तो इंशाल्लाह विद इन 15 डेज उनके साथ स्कूल्स के साथ मीटिंग करके उनकी तैयारी के लिए हमने खुद भी सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलके ये टारगेट किया है कि फीमेल के लिए एक टाइमिंग, स्पेसिफिक टाइमिंग कर दी जाए सईद अजमल अकेडमी में, कि वहाँ पे बच्चियाँ हैं और हमारे कोचिज जो हैं वो उनको ट्रेनिंग दे। और बिल्कुल अली रजा ने सही बात की, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो उनकी ट्रेनिंग। जिस तरीके से बोड़ा वाली ग्राउंड में आपने बड़े अच्छे तरीके से चला, और वहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो खुद आ रहे हैं कि हमें यहाँ पे गेम सीखने को मिल रही है। बिल्कुल, एक लाइन में अगर फैसलाबाद और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको कुछ कहना चाहें? जी मैडम, मैं यही कहूँगी गवर्नमेंट को स्पेशली कि जो फील्ड में जिस चीज़ की मैंने डेफिशिएंसी महसूस की है इंटरनेशनल लेवल एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बाकी लोगों को, कि हमारे न्यूट्रिशनिस्ट की कमी है। अब एक बच्चे को नहीं पता कि ये फलां इवेंट करता है, इसको डाइट देनी। बिल्कुल जी, तो जैसे आपने सुना डिफरेंट तरह के इश्यूज़ के हवाले से बात करने की कोशिश की। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है फैसलाबाद में, और सिर्फ एक ही रास्ता है उनके लिए, और वो है आगे का रास्ता। तो जी हम उनके साथ हैं, कोशिश करेंगे उनके इश्यूज़ को सामने लेके आए और चीज़ों में बेहतरी भी आए, जो कि वक्त के साथ साथ आ भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें आज के सेगमेंट में, आज के शो में। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, तो जी मुझे इजाज़त है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।